हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, अपकमिंग एग्जाम हमारे पास है जून 2024 में है हमारे पास यूजीसी नेट, और 29 ऑफ मई को है हमारे पास आरपीएससी एग्जाम्स, जिसमें इंडियन इकोनॉमी मेन रोल प्ले करेगा। उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्स हैं, ओपीएससी का है, एसएसबी का है, पीजीडी इकोनॉमिक्स आने वाले हैं। और ये जो करंट इकोनॉमी है बाद में भी आपके काम आने वाली है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू हमने उठाया है और ये हर मंथ में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको रिलीज करता है। तो ये जितना भी डाटा है वो ऑथेंटिक डाटा है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमने ये जो मेजोरिटी ऑफ डाटा है 70% डाटा है हमने यहाँ से लिया है मंथली इकोनॉमिक रिव्यू मार्च 2024 में से। फिर भी और जो रिलेटेड डाटा है बाकी 20 to 30% वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से देखने को मिलेगा। ये 10 सेक्टर्स यहाँ पे हैं, पूरे इनको हम लोग कवर करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। हम लोगों ने जो लास्ट अपडेट किया था अपना इंडियन इकोनॉमी अपडेटेड, वो था फैब 2024 में। अब हम लोग फिर से मई में इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो कुछ कुछ डाटा आपको वही मिलेगा। और जो ये 6 मंथ का डाटा है, जरूरी नहीं कि 6 मंथ का ही पूछें। जो यूजीसी का पैटर्न है, जो आरपीएससी या फिर अदर एग्जाम का पैटर्न है, वो यही है कि वो क्वेश्चन विद 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 2022-23 का डाटा भी आपको करना बहुत जरूरी है। चलिए, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी समझ लेते हैं। कुछ कुछ बातें सेम रहेंगी। हमारी इकोनॉमी जो है, जो जो ये इजी चीज है उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं बहुत डायरेक्टली। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, एज ऑन 10 अगस्त 2023 के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं इंडिया का जो शेयर है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया शेयर कितना है ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मतलब जीडीपी। अगर हम ओवरऑल शेयर इसको हम लोग देखें तो इंडिया का शेयर कितना है 7.59%, और 2023 में है ये। और एक पीपीपी बेसिस पे है, और उसके बाद एक एस्टिमेट हमें ये लगा रहे हैं कि 9.23 हो जाएगा 2029 तक। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7.5% का एक शेयर है ग्लोबल जीडीपी का। चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंगली आईएमएफ इन इट्स अप्रैल 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देखो एक पब्लिकेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। कई बार ये भी आ जाता है कि ये पब्लिकेशन किसका है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने क्या हमारे लिए क्या प्रोडिक्शन किया है। एस्टिमेट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फिजिकल ईयर 23-24 टू 7.8%। ठीक है, 23-24 का फिजिकल ईयर 7.8 रहेगा, बल्कि 6.7 रहेगा जनवरी इन इट्स, दैट इज जनवरी 2024 तक। मतलब 2024 फिजिकल ईयर जो है 6.7%। सो अपडेट है ये जनवरी 2024 तक का। एंड 6.3% रहेगा, 6.3% इन इट्स अक्टूबर 2023। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ये जो प्रिडिक्शन है वो चेंज भी होती है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने अभी ये डाटा दिया है, कुछ महीने बाद उसको चेंज भी कर लेगा। ठीक है, तो अब मान के चलेगा एक अप्रोक्सीमेट रेंज। अब हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद प्रोडिक्शन इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसी को लेके चलते हैं। और एक ये वाला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पास ये क्वेश्चन, देखो यूजीसी है तो डीप पूछता है Q1, Q2, Q3, Q4 का भी इजिली कर लीजिएगा। क्या डाटा करना है 2022-23, 2023-24 और 24-25। ठीक है, ये ध्यान पड़ेगी। 24-25 तो ना के बराबर पूछेगा। ये जो 2 साल है ये इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। ओवरऑल अगर हम बात करें 22-23 की ग्रोथ कितनी रही है 7%। लेकिन एक होमवर्क आपके पास है, ये Q1, 2, 3, 4 का कर लीजिएगा। यूजीसी में पूछता है ये डिटेल में, और हो सकता है कि आरपीएससी में भी डिटेल में पूछे। नेक्स्ट 23-24 का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है वो रहा है 7.6। और एक प्रोजेक्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट 24-25 का एक जो एस्टिमेट है या फिर एक हमारे पास टारगेट है, वो टारगेट नहीं मतलब कह सकते हैं हम लोग कि प्रोडिक्शन किया है 7% का नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ऑथेंटिक डाटा है। चलिए, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग 23-24 इज एस्टिमेटेड एट 7.6%। तो ग्रोथ कितना रहा हमारा 23-24 का 7.6, कंपेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ 7%। 2022-23 में कितना था 7%। ठीक है, 2022-23 में 7%, और अभी कितना 7.6 23-24 फिजिकल में। चलिए, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस आपको रियल जीडीपी है तो बेस ईयर पता ही है, बेसिक चीज है, आप सबको पता है, आई नो दैट। सीपीआई का बेस ईयर क्या है थोड़ा सा कमेंट कर देंगे, है ना। ये जीडीपी का बेस ईयर है। सो Q3, अब ये यूजीसी नेट में पूछता है। सो Q3 में
सो क्वार्टर 3 ऑफ 23-24 एस्टिमेटेड एट ग्रोथ रेट 8.4%। हाँ जी, जीडीपी जो मैंने पहले ही बोला था आपको, क्वार्टर 1 2 3 4 चारों कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वार्टर का 23-24 में कितना रहा है, 8.4% जीडीपी ग्रोथ। चलिए, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में एक और चीज इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है, हमारा इंडिया जो है, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में उसका रैंक क्या है। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, अब देखो 2024 तो लिखा हुआ है, बट ये रैंकिंग 2023 की है, 2023-24 बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हैं जिनके अभी आने बाकी हैं। तो जो हमारा करंट है अभी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, हम लोग 1108 नंबर पे हैं, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है। और उसके बाद ये देख लीजिए कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये यूएनडीपी पब्लिश करता है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ठीक है, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर 49th पे है इंडिया, यूएसए नंबर 1 पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 14 नंबर पे है इंडिया, स्विट्जरलैंड फर्स्ट। ग्लोबल जेंडर गैप, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बन जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है, इंडिया इसमें बहुत पीछे है, 127th, बल्कि आयरलैंड नंबर 1 पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107th। एक बात बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम है जैसे यूजीसी है, तो यूजीसी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग बहुत पीछे हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी सेंट्रल बॉडीज हैं ये खुद गवर्नमेंट की छवि नेगेटिवली नहीं दिखाएंगी, ठीक है। तो मान के चलिए जो इंडेक्स में बेटर कर रहा है उसको आप अच्छे से करिएगा। चलिए, एचडीआई नई रैंकिंग आई है अभी 2023-24 की, यूएनडीपी। अब इंडिया का रैंक कितना हो गया, 134, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे हम लोग इसको डिटेल में भी करेंगे। स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे। चलिए, साथ साथ ये जो क्वेश्चंस थे हमने प्रीवियस में भी, अपने फरवरी एडिशन में भी इसको ऐड किए थे, बट इसको आप अपने पेज पे, ठीक है, अपने लेवल पे इसको कर लीजिएगा, आंसर भी आपके साथ में है। चलिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए, एमएसपी 22 क्रॉप्स पे अभी मिलता है, खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों को मिला के। और दूसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ये 28 ऑफ अगस्त 2024 की स्कीम है, दैट इज 2014 की स्कीम है, ये कई बार डेट भी पूछ लेता है। अब तक इसमें क्या हमें देखने को मिला है, देखो 14.7 करोड़ अकाउंट हो गए थे इसमें मार्च 2015 तक, अब कितने हो गए हैं, 51.9 करोड़, ठीक है, एज ऑफ अप्रैल 2024। ये याद, ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट वाइज आ जाता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। और अभी तक इसमें जो अकाउंट में बैलेंस है वो कितना है, 2,34,997 करोड़, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख अकाउंट इसमें ऐसे भी हैं जो डोरमेंट अकाउंट है, मतलब जो ऑपरेटिंग में नहीं है। आई थिंक चाहे वो 2 लाख है या फिर वो 2 करोड़ है, ऐसे ही आइडिया डोरमेंट अकाउंट जो है, ठीक है। इसमें श्योर नहीं है, एक बार आप लोग फिर भी श्योर हो जाइएगा कि कितने हैं। डोरमेंट अकाउंट वो होते हैं जो इनएक्टिव या इनऑपरेटिव अकाउंट्स होते हैं, लोगों ने अकाउंट खोल तो दिए लेकिन यूज नहीं कर रहे। चलिए, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर खुद देने की कोशिश करिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्क्रीनशॉट हैं ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन से हैं, तो इनको आप यहाँ में एक एक करके पढ़ूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा सेशन, पीडीएफ मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी फटाफट ले लीजिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी, ठीक है। जैसे निपुण भारत मिशन है, इसका मेन टारगेट क्या है और कब लॉन्च हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मूक्स वगैरह से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है ना, पेपर 1 में। चलिए, तो इस टाइप के जितने भी नए स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट ने स्पेशली अपने पब्लिकेशन में, ठीक है, ये जो फरवरी वाला एडिशन था उसमें ऐड करके रखे हुए थे। तो इसमें आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको पीडीएफ में से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड हमारा ग्लोबल इकोनॉमी। हाँ जी, ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, पहले ये देख लेते हैं। हमने पहले ही देखा था कि इंडिया का शेयर कितना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.59% जीडीपी, जो हमारी जीडीपी है वो वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी के कितने 7.59%। अब देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हालचाल है। सो बेसलाइन फोरकास्ट is for the world economy to continuing growing
3.2%। देखो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, ये लगातार 3-4 सालों से इतना ही बढ़ रहा है, 3.2 ही 2-3 सालों से ना ये लगातार 3.2 3.1 से ही बढ़ रहा है ड्यूरिंग द 24 एंड 25। 3.2 का ही इसमें टारगेट रखा भी हुआ है 24-25 का, दोनों का। सो ग्लोबल इन्फ्लेशन देख लेते हैं अब। ग्लोबल इन्फ्लेशन अब क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। देखो कोविड में इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गया था ग्लोबली, और इसका जो मेनली जो डिसएडवांटेज हुआ था वो एडवांस्ड कंट्रीज को हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करने को मिल सकते हैं कि कोविड का इम्पैक्ट डेवलपिंग में ज़्यादा हुआ था या फिर एडवांस इकोनॉमीज में। एडवांस इकोनॉमीज में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। अब उसके बाद इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 6.8% 2023 में 6.8 था, 5.9 हो गया है 2024 में, एंड 4.5 हो जाएगा 2025 में। ठीक है, कंटिन्यू मतलब डिक्लाइन होता आ रहा है। अब क्वेश्चन एक बार ये बन सकता है स्टेटमेंट वाइज। अब आपको पता है कि नेक्स्ट जो यूजीसी का एग्जाम है वो बुकलेट बेस्ड है ना, और तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करके चलिए कि कॉजेज तो पूछेगा, जैसे स्लो डाउन स्लो हुआ है तो क्या कॉजेज हैं उसके, तो कॉजेज भी अब मेनली देख लीजिएगा। जैसे नंबर 1 हाई बोरोइंग कॉस्ट थोड़ा सा हाई होगी, विड्रॉल ऑफ फिजिकल सपोर्ट थोड़ा गवर्नमेंट ने कम कर दिया, कंटिन्यूड इम्पैक्ट ऑन कन्फ्लिक्ट है कुछ। तो स्लो पेस ऑफ एक्सपेंशन, क्यों स्लो पेस है उसका रीजन है कन्फ्लिक्ट हो गया यूरोप में, वीक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होगी, इंक्रीजिंग जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो गया। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होता है कि इकोनॉमीज जो है ना छोटे छोटे ग्रुपिंग में बढ़ जाती है, छोटे छोटे ग्रुपिंग हो जाती हैं, तो उन्हीं जो वर्ल्ड इकोनॉमी है कुछ ही ग्रुप्स में ध्यान देती है, जैसे G7 हो गया या G20 हो गया। सो जो अदर कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा निगलेक्टेड रह जाती हैं जो उस ग्रुप में ऐड नहीं है। चलिए थर्ड में देखिए एक्सटर्नल सेक्टर। हाँ जी, एक्सटर्नल सेक्टर क्या कह रहा है इंडिया का, इसमें मेनली आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा। टोटल एक्सपोर्ट्स, मर्केंटाइज और सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों ही है ये। इंडिया का कितना रहा है 64.56 बिलियन अप्रैल 2024 में। ठीक है, जो पॉजिटिव साइन है 6.88 का पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट, टोटल इंपोर्ट्स अप्रैल में भी ये भी पॉजिटिव रहा है, कितना 71.07 बिलियन का। अब एक बात खुद देख लीजिए, इंपोर्ट तो हो रहा है 71 बिलियन का और एक्सपोर्ट हो रहा है 64 बिलियन का, तो हमारा CAD करंट अकाउंट क्या रहेगा, डेफिसिट में ही रहेगा। तो CAD हमारा मतलब करंट अकाउंट जो है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग नेगेटिव या फिर डेफिसिट में ही रहता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा रहता है और एक्सपोर्ट कम रहता है। चलिए इसी में एक और बात आई है सामने, इंप्रूवमेंट इन इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट। जो CAD है हमारा, ये इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, थोड़ा कम हुआ है ये। अब कितना हुआ 1.2% ऑफ द GDP इन Q3 23-24 फिजिकल ईयर के Q3 में ये 1.2% रह गया GDP का। देखो पहले 2.3 था, 2.1 था, ठीक है, अब ये Q3 में कितना 1.2 फ्रॉम 1.3% प्रीसीडिंग क्वार्टर, और पिछले जो क्वार्टर था Q2 में उसमें ये कितना रहा था 2%। तो यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाइज बन सकता है, स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ध्यान रखिएगा। अब मतलब 1.2 से 1.3 के बीच में ही CAD लाई कर रहा है। ठीक है, 2% इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड प्रीवियस ईयर, और अगर प्रीवियस ईयर 2022-23 की बात करें तो उसमें ये 2% रहा था सेम पीरियड में। चलिए, तो मतलब कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है CAD। नेक्स्ट, सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट्स रोज टू 5.2% इन Q3 ऑफ 23-24। ठीक है, कंपेयर अगर हम करें ग्रोथ 4.2% प्रीवियस क्वार्टर, तो Q3 में 5.2% सर्विस एक्सपोर्ट की ग्रोथ रही है। चलिए नेक्स्ट है स्लाइट मॉडरेशन। अभी जितनी भी बातें हम कह रहे हैं वो सब इकोनॉमिक मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो मार्च वाला है उसमें बिल्कुल कही गई है। ठीक है, क्योंकि 1 या 2 महीने बाद आता है, अभी मई चल रहा है तो अभी मार्च तक का इकोनॉमिक रिव्यू आया है, फिर जून आ जाएगा, फिर अप्रैल का आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP रेशियो देखिए, मतलब ये होता है कि हमारे GDP का कितना परसेंट तकरीबन एक्सटर्नल डेब्ट है। अब यहाँ पे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में बन सकता है। एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP रेशियो स्टूड कितना 18.7% एज एंड ऑफ दिसंबर 2023। मतलब जितना हमारे GDP है उसका कितना परसेंट एक्सटर्नल डेब्ट है 18.7%। ठीक, स्लाइटली लोअर फ्रॉम 18.8, पहले कितना था सितंबर 2023 में 18.8 था। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देख लीजिए कि इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट कितना है प्लेस्ड। US कितना US डॉलर 648.2 बिलियन US डॉलर है
एंड ऑफ दिसंबर 2023। अब इसमें जो 648 यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर का ऋण है हमारे पास, उसमें भी कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ शॉर्ट टर्म है। देखो जितने भी ये लोन लिए जाते हैं एक्सटर्नल, वो लॉन्ग टर्म्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म्स डेप्ट कितना 521 बिलियन, और उसमें से सिर्फ जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है वो कितना है 126.3 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर। तो ज्यादा जो मेजोरिटी है वो किसकी है, लॉन्ग टर्म डेप्ट की। चलिए एक और टॉपिक ऐड किया है इसमें, ये पिछला टॉपिक है तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यह है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, है ना, 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, 2030 तक क्या क्या टारगेट रखे गए हैं। देखो एफटीपी का मेन एम यही है कि एक्सपोर्ट्स, कंट्री का जो एक्सपोर्ट्स है वो 2 ट्रिलियन हो जाए। हाँ जी, फिर दोबारा देखिएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम तो है ही है, ठीक है, 2025 तक उसको कंप्लीट करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो 2 ट्रिलियन है एक्सपोर्ट का शेयर हो, ठीक है, 2030 तक। और उसके लिए एक्सपोर्ट एक्सलेंस जोन भी खोले गए हैं, ठीक है, 4 न्यू टाउन्स, इसमें 4 नए टाउन्स ऐड किए गए हैं, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, ठीक है। इसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस बोलते हैं। 39 एग्जिस्टिंग है, 4 और हो जाएंगे और आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं। सो ये हेल्प करेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए बिफोर 2030। वैसे जो टारगेट है 2025 तक हमारी इकोनॉमी कितना 5 ट्रिलियन हो जानी चाहिए। चलिए उसके बाद है आपके पास 4 पिलर्स। तो 4 पिलर्स हम लोग बाकी बहुत बार कर चुके हैं, ये आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए अगर आप पहली बार इसको, ठीक है, देख रहे हैं या फिर पहली बार इसको आपने सुना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इन तो 4 पिलर में से कोई एक पिलर पूछ सकता है। बेसिकली जो पिलर्स हैं, इंजन्स हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने पूछे थे तो इस बार इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, आप लोग सीधा इसके आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिजिकल सेक्टर। अब ये वाला जो सेक्टर है दैट वन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी में तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, ठीक है। यूजीसी नेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, बल्कि बाकी अदर एग्जाम वाले भी इसको अच्छे से करिएगा। एक तो ये रखिएगा कि 2023-24 का रिवाइज्ड क्या है और 24-25 का टारगेट क्या है, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान। अभी जो सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट देखिए 5.1 2024-25 के लिए जो मेन एक्सपेक्ट किया गया है, और इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे या टेबल समझेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए हमने 24-25 के लिए क्या रखा हुआ है एक्सपेक्टेशन 5.1% फिजिकल डेफिसिट, और अभी जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है 5.8%। अब इसको समझते हैं डिटेल में। आपको ये जो इमेज है इसको आप अच्छे से रख लीजिए अपने पास, या फिर अच्छे से अपने जो नोट्स है आपके उसमें नोट करके रख लीजिए, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझिएगा। एक तो है रिवाइज्ड और एक है बजट एस्टिमेट्स। अब इसमें रिवाइज्ड में है जो हो चुका है अब तक 23-24 में फिजिकल डेफिसिट कितना रहा 5.8%, ठीक है। मगर गवर्नमेंट अगर 100 रुपए अर्न कर रही है, रिसीव कर रही है 100 रुपए, तो खर्चा कितना कर दे रही है 105.8 रुपए खर्च कर दे रही है। तो ये जो 5.8 ये जो बचा हुआ है ये कहाँ से पूरा करेगा, गवर्नमेंट बोरोइंग से पूरा करेगा, मतलब उधार लेके पूरा करेगा। इसीलिए बोरोइंग इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, है ना। ये 5.8 कितना उधार लिया और 5.8 ही क्या है फिजिकल डेफिसिट 5.8 है, तो इसलिए हम बोलते हैं बोरोइंग इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ईयर इसको टारगेट रखा है कम। अब कितना होना चाहिए नेक्स्ट ईयर 5.1% होना चाहिए। अब दूसरा है रिवेन्यू डेफिसिट, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीप्ट का डिफरेंस है 2.8, और नेक्स्ट ईयर टारगेट है कि 2% रह जाए। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। हाँ जी, प्राइमरी डेफिसिट आपको पता है बहुत बार पूछ चुका है, इसका फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट का ही पूछ चुका है। सो प्राइमरी डेफिसिट सिंपली हम लोग क्या बोलते थे, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टारगेट जो है 1.5 का, हाँ जी याद रहेगा। और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट जो है वो अभी 1.8 और रिवाइज है 1.8 और रह जाएगा 0.8 नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर है उसमें। चलो ये 4 चीजें हैं, ये अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। एक क्वेश्चन बन चुका है लेकिन आपको एक क्वेश्चन जनरली पूछता हूँ,
फर्स्ट टाइम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यूज्ड इन विच ईयर, ठीक है, ये कब यूज किया गया था, एक बार थोड़ा कमेंट करिएगा जिसको भी पता है। आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। चलिए दूसरी बार एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा ये वाला, बजट 2024-25 में रुपीस कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो शेयर है वो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। पहले ये 34% था पिछले बजट में, अब ये हो गया 28%। ठीक है, 28% बोरोइंग से हम लोग पैसा ले रहे हैं या अदर लाइबिलिटीज से पैसा ले रहे हैं। तो अगर सबसे ज्यादा बोरोइंग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट भी करेंगे। ठीक, तो उसके बाद देखो ये सीक्वेंस याद कर लेना ये वाला। ठीक है, सबसे पहले बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, उसके बाद इनकम टैक्स। हाँ जी, इनकम टैक्स कितना, इनकम टैक्स 19%, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ गया जीएसटी, जीएसटी कितना, 18%। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन टैक्स, पहले इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स की दोनों की आपस में कंपटीशन होता था, अब इनकम टैक्स आगे निकल गया, कॉर्पोरेशन टैक्स बाद में आ गया है। ठीक, और बाकी ये जो चुन्नू मुन्नू टैक्स हैं ये बाकी रहेंगे बाद में। ठीक, इनको भी आप आराम से कर लीजिएगा, कितना यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है, कितना कस्टम्स है 4% वगैरह। तो ये मेन है, यहाँ से क्वेश्चन सीक्वेंस में बनता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। सिमिलरली रुपीज गोज टू, रुपीज गोज टू कहाँ चला जाता है, रुपीज 100 में से 20 रुपए तो सीधा चला गया गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट में, क्योंकि लोन ही लिया था 28%, तो लोन ही लिया था, बोरोइंग करी थी, तो 20% चला गया इंटरेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले शेयर था इसका, ठीक है, 20% है अभी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। बहुत सारी ड्यूटी ऐसी होती हैं जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, बट उसको बाद में असाइन करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो 20% है, पहले ये नंबर 1 पे आ गया था एक बार, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, अभी दोनों इक्वल चल रहे हैं। चलो ये दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट उसके बाद जो मेन है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जितने भी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम देख रहे हो आप, ठीक है, 16%। नेक्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%। अब अदर एक्सपेंडिचर 9%, अब 8% में बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स हैं, डिफेंस 8% पे है, ठीक है, सब्सिडीज 6% है। तो इसको आप जैसे भी आपको याद होता है वैसे करना पड़ेगा। चलिए एक करेक्ट सीक्वेंस है, इसको भी थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिएगा फिर आंसर दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। अब इन्फ्लेशन का मेन जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कितना टारगेट बना है और कितना अभी तक इन्फ्लेशन रहा है। तो हम करंट डाटा की बात करते हैं सीपीआई बेसिस पे। सीपीआई का बेस ईयर कमेंट करने को बोला था, कितना है, 2012। ठीक, सो 4.83 रहा है अप्रैल में। हाँ जी, इन्फ्लेशन सबसे लोएस्ट लेवल पर रहा है 4.83 फ्रॉम 4.85 इन मार्च। मार्च में ये 4.85 लगभग बराबर ही रहा है। और ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डाटा है, ऑथेंटिक है। नेक्स्ट 23-24 जो एंड हुआ था फिजिकल डेफिसिट, मार्च में कितना था, 4.85। ठीक है, ये वाली जो बात है, और 4.85 लोवेस्ट था लास्ट 10 महीनों में, अभी लोवेस्ट ये चल रहा है 4.83। ठीक है, अप्रैल में। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लेता है कि 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक डिसीजन लिया था कि हम लोग जो इन्फ्लेशन रखेंगे वो 4% रखेंगे, ±2% रखेंगे। मतलब कि इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो 2% से लेके 6% तक हो सकती है। 2% मिनिमम रेंज और 6% मैक्सिमम रेंज, और एवरेज कितना, 4। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं 4 ± 2। ये 2016 में डिसाइड किया गया था। तो तब से रिटेल इन्फ्लेशन जो रहा है एवरेज सीपीआई 4.2 रहा है। ठीक है, 2020 तक। चलिए आगे देखते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन जो है लोवेस्ट रहा है कोविड पेंडेमिक के बाद। अब इसमें 2-3 चीजें ये देख लो, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्योंकि ये ईयरली वाला है। जो ईयरली इन्फ्लेशन का डाटा है वो भी कई बार पूछ लेता है। जैसे इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय सीपीआई डिक्लाइन 6.7% 2022-23 के फिजिकल ईयर में था 6.7, और अभी हो गया 5.4% इन 23-24। लेकिन फिर भी अपर टॉलरेंस लिमिट से कम ही है ना। तो ये ईयरली है, ईयरली वाला भी इजीली कर लीजिएगा, 5.4 23-24 में और 6.7, ठीक है, सीपीआई 2022-23 में। चलिए
अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फूड इन्फ्लेशन 8.7% से 8.5% पे आ गया है। चलिए एक इमेज है, इमेज में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सिर्फ दो डाटा एनुअल का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ईयर 22-23 में 6.7 और 23-24 में 5.4, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक सबसे ज़्यादा वेव आपको मिल रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन में। हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है दैट इज एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, सभी चीज़ के प्राइस आ जाते हैं इसमें, एवरीथिंग। तो ये आपको बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन होता है कि प्राइस ऑफ एवरीथिंग इंक्रीजेस एक्सेप्ट एनर्जी एंड फूड। एनर्जी और फूड को छोड़ के बाकी सब चीज़ों के प्राइस में इंक्रीज होता है जब, तो ये आपको डिक्लाइन होने का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें फूड और एनर्जी इंक्लूड नहीं होता, ठीक। चलिए, तो बेस ईयर ऑफ सीपीआई डब्ल्यूपीआई आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी आंसर आप पॉज करके दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इंडिया एंड एफडीआई। हाँ जी, इंडिया और एफडीआई में जो मेन चीज है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसका सीक्वेंस क्या है, एफडीआई इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, और एफडीआई किस सेक्टर में ज्यादा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आरबीआई का बुलेटिन है, उसमें एफडीआई इनफ्लो जो करंट है वो है 26.69 बिलियन डॉलर, और आउटफ्लो भी है 12.14 बिलियन डॉलर अप्रैल 2023 में, और अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच में, ठीक है। तो इनफ्लो हो रहा है 26.69 बिलियन, आउटफ्लो भी हो रहा है 12.14। अब इसके बीच का जो गैप है ना, उसको बोलते हैं नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके। चलिए, इन कंट्रास्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, अब जो लास्ट ईयर में ये थोड़ा सा ज़्यादा था, 39 बिलियन इनफ्लो था और 12.9 बिलियन आउटफ्लो था। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल ईयर 23 का ये डाटा है, बट ये डाटा आपके काम आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अप्रैल टू दिसंबर है। लार्जेस्ट सेक्टर एफडीआई में कौन सा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दैट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। नंबर 1 पे सर्विस सेक्टर, नंबर 2 पे ट्रेडिंग, नंबर 3 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नंबर 4, ठीक। और वहीं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नंबर 5, टेलीकम्युनिकेशन नंबर 6। ये नंबर 6 तक ही इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बन चुका है। चलिए, तो परसेंटेज वाइज भी आपके सामने है, एक बार परसेंटेज वाइज भी इसको चेक कर लीजिएगा। अभी तक जो लार्जेस्ट एफडीआई इनफ्लो रहा है वो रहा है सिंगापुर से ही, और मॉरिशियस भी अब थोड़ा थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, बट सिंगापुर लीडिंग है, मॉरिशियस, यूएसए, यूएई, ठीक है, ये 4 कर लीजिए, काफी है। चलिए, फैक्टर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर को कौन कौन सी चीजें हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं इंडिया में, एक तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हो गया, प्रधानमंत्री गति शक्ति हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पीएलआई स्कीम्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लिबरल एफडीआई नॉर्म्स। हाँ जी, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीजें गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटीज हैं, तो इसलिए इन जो पांचों चीजों को बोला है ना, ये इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप इसको समझो जल्दी या बाद में, एग्जाम के बाद समझो, एग्जाम से पहले समझो, ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है यहाँ से बनेंगे बनेंगे, ठीक है। पीएम गति शक्ति में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, मेक इन इंडिया में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, पीएलआई स्कीम से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। तो तैयार रहिएगा, नेक्स्ट चीजें आ सकती हैं। चलिए, फिजिकल ईयर 23 में अब देखिए कि 23-24 में एफडीआई इनफ्लो लास्ट स्टेट वाइज, महाराष्ट्र 30%, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में सेटअप है। कर्नाटका 22%, गुजरात 17, दिल्ली 13 और तमिलनाडु 5%। ये है टोटल 5 लीडिंग स्टेट्स। चलिए आगे बात करते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या रही है, दैट मीन फरवरी की जगह अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल 5 6 को मीटिंग हुई थी। अब उसमें देखो जितना भी चीजें हैं ना जो फरवरी में थी वही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, रेपो रेट अनचेंज रखा है, बाकी सब चीजें रेपो रेट से ही डिपेंड करती हैं, वैसे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह सब चीजें अनचेंज है, बस ये इंपॉर्टेंट है।
रियल जीडीपी ग्रोथ कितना प्रोजेक्ट किया है फिजिकल ईयर 25 के लिए? 7%। हाँ जी, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन का एस्टिमेट किया है 4.5%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेपो रेट 6.5, और इसका सीक्वेंस, अब तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने लग गया है, और क्वेश्चन इजी है बट हाँ ध्यान रखिएगा। रेपो रेट 6.5 और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, थोड़ा लोअर रहता है रेपो रेट से। एमएसएफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है रेपो रेट से, जितना बैंक रेट रहेगा। ठीक है, 6.75। और अभी तक रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिक्स्ड है बिल्कुल 3.35 पे 2020-21 से ही। सीआरआर हो गया जी 4.5, पहले 3% भी हो गया था, फिर 4 हुआ, 4.5। और एसएलआर हो गया जी हमारे पास 18%। चलिए साथ साथ और देख लीजिए इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा। अब इसमें ग्लोबल ट्रेड कंटिन्यू क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ये अंक टैड का एक डाटा है जो ग्लोबल ट्रेड क्या बोल रहा है कि ग्लोबल ट्रेड 2023 में टू बी अराउंड 31 ट्रिलियन, जो 3% का लोअर है एज कंपेयर टू 2022। तो ग्लोबल ट्रेड 3% से लोअर, मतलब डिक्लाइन रहा है, या 3% कम रहा है एज कंपेयर टू 2022। चलिए, सो ट्रेड इज गुड इज लाइकली टू हैव कंट्रैक्टेड बाय 5%। तो 5% ट्रेड तो कम हुआ है, बट उसके साथ साथ पॉजिटिव न्यूज ये है कि सर्विस का जो ट्रेड है वो ग्रो किया है 8% से। ठीक है, सर्विस का ट्रेड बढ़ रहा है, और जो मर्केंटाइज ट्रेड ओवरऑल जो है ट्रेड है वो कम हुआ है 5%। दैट इज ट्रेड इन गुड्स, गुड्स में स्पेशली 5% कम, सर्विस में 8% ज्यादा। ठीक है, ओवरऑल जो 3% का यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है ओवरऑल ट्रेड में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ये डाटा है। क्या कह रहा है कि इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, 2024 फरवरी 2024 में 73.55 बिलियन रहा है, ग्रोथ 14.2 रही है। और वहीं इंपोर्ट्स 75.5 बिलियन रहा है। ठीक है, और 10% का इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। तो अब जो करंट अकाउंट है उसका जो गैप है वो थोड़ा कम देखने को मिला है, इसलिए हमने बोला ना Q3 में 1.2% का रह गया सीडी। चलिए, तो टोटल लास्ट ईयर्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमें इस ईयर में फरवरी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही ज्यादा देखने को मिला है, और जो करंट अकाउंट का जो गैप है वो बिल्कुल कम रह गया है। चलिए, सर्विस ट्रेड में थोड़ा सा शेयर, अभी सर्विस का थोड़ा ट्रेड शेयर बढ़ा है। ठीक है, चलिए इसको ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना इसको। आगे ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, चाइना सरपास, पहले यूएसए ने सरपास किया 2 साल, अब चाइना ने फिर से यूएस को सरपास कर दिया है। चाइना सरपास यूएस टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हाँ जी, 2024 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अब 2024 में नहीं, 2023-24 फिजिकल ईयर में, फिजिकल ईयर 23-24, चाइना हैज ओवरटेकन द यूएस एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। कितना, टू वे जो कॉमर्स है कितना, 118.4 बिलियन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना रोज, एक्सपोर्ट्स बढ़ा है 8.7% से 16.67 बिलियन हो गई। इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है 3.25% से 101 बिलियन। अब आप देख सकते हो कि कितना परसेंट का हाइक है। एक्सपोर्ट हमारा सिर्फ 16 बिलियन का है, और बल्कि इंपोर्ट 101, कहीं 6-6.5 गुना ज़्यादा हमारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। चलिए, सो दैट वन इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 10 ट्रेड पार्टनर्स हैं, और ये बिल्कुल अपडेटेड डाटा है। ये 2023 से लेके 2024 तक, फेब 2024 तक, इस साल बहुत सारे चेंजेस आए हैं ट्रेडिंग पार्टनर में। तो पिछले साल देखो क्या चेंज आया है, चाइना बन गया है नंबर 1 पार्टनर, फिर दूसरे पे चला गया यूएसए, तीसरे पे है यूएई, चौथे पे है रशिया, पांचवे पे है सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये 5 अगर कर लिए आपको तो सीक्वेंस बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन बाकी को भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी फिर। ठीक है,
चलिए ये 5 अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी सीक्वेंस आए आप कर लोगे। चलिए, और अगर आप ये बिल्कुल सिक्योर होना चाहते हो, ठीक है, 2022-23 का डाटा भी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। चलिए थोड़ा ओल्ड डाटा है 2022-23 का, लेकिन इसको भी गो थ्रू कर लेना। चलिए इसमें इंपोर्ट पार्टनर्स अभी भी सेम सिचुएशन है। चाइना लीडिंग है, फिर यूएई, फिर यूएस, फिर रशिया, फिर सऊदी अरेबिया। चलिए लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटीज में मेजर 5 कमोडिटी देखो, इंजीनियरिंग गुड्स है, पेट्रोलियम है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, 5 मेजर कमोडिटीज। और वहीं इंपोर्ट कमोडिटीज देखो, पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसकी ज्वेलरी बना के बेचते हैं, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये है हमारा इंपोर्ट। मुझे पता है कि ये डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है आपके लिए, लेकिन थोड़ा करोगे ना, ये आपको डेफिनेटली कुछ मार्क्स दे के जाएगा। चलिए अब देखते हैं इंडस्ट्री की पूरी सिचुएशन इंडिया में। इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आईआईपी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो परफॉर्मेंस रही है वो 5.2% से ग्रो करी है। ठीक है, मार्च 2024 में। अब उसके साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएसएमईज का जो रिवाइज्ड है, ठीक है, जो रिवाइज्ड, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक दूसरा एनुअल टर्नओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए और टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 माइक्रो में देखो, लेस देन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, मतलब मल्टीपल 5। स्मॉल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ बट टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज लेस देन 50 करोड़ बट इसका जो टर्नओवर होना चाहिए कितना, 250 करोड़। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन बीच में से पूछता है कि स्मॉल एंटरप्राइज में टर्नओवर लिमिट कितना है जी, या फिर रेंज इन्वेस्टमेंट कितना है जी, बस यहां से पूछता है क्वेश्चन। इसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एज एन इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। अब इंडिया का शेयर देखो मैन्युफैक्चरिंग, दैट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब 1.7% ग्लोबल शेयर था मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया का, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब कितना है ये देखो, अब इंडिया का शेयर है 2.87। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का ये डाटा है। इंडिया का शेयर मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 2.87। हाईएस्ट किसका है, चाइना का 31.63, फिर यूएस 15.87। चलिए, तो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या कुछ नहीं किया। पीएलआई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, जो 14 की सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस, जो जिसमें 14 की सेक्टर्स हैं। उसके बाद अभी जो इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज किया, दैट वन इज इम्पोर्टेंट, 11.11 ट्रिलियन। ठीक है, फॉर ये रुपीस में है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो ये 2024 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 11.11 ट्रिलियन रुपीस, एक मायने रखता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए आगे बढ़िए। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है एक, पीएमआई। ठीक है, इसमें इंडिया 56.9। अब इसमें इंडिया ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 56.9। अब वही फिजिकल ईयर 23 में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इन इंडिया स्टूड एट 55.6 और 23 में ये था 55.6। ध्यान रखिएगा 55 56, ठीक है, अराउंड नियर अबाउट ही है। नेक्स्ट, मंथ ऑफ जनवरी 2024, क्विक एस्टिमेट्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसमें ये देखिएगा जो 2011-12 बेस है आईआईपी का भी, इसकी जो वैल्यू रही है 153 रही है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रही है। 100 बेस होता है, 153 का मतलब ये है कि ये 53 से बड़ा है। ठीक है, 53% से बड़ा है। सो इट इंडिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर माइनिंग्स। देखो 3 चीजें होती हैं इसमें आईआईपीज में, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है आईआईपी में। माइनिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। कंस्ट्रक्शन आईआईपी का ऐड आईआईपी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखो 144 माइनिंग, 150.1 मैन्युफैक्चरिंग, 197 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हम बात करें किसका हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का, 197।
चलिए, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 2000 अप्रैल से लेके जनवरी 2024 तक 143.4 रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा 16 to 17% ऑफ इंडिया के जीडीपी का कंस्टिट्यूट करता है। उसके बाद एक टारगेट ये भी है कि एक्सपोर्ट गुड्स 1 ट्रिलियन हो जाए हमारे पास 2030 तक, और उसके बाद 17% ऑफ नेशंस जीडीपी यहाँ से आ रहा है, और 27.3 मिलियन वर्कफोर्स भी है, मतलब 2.73 करोड़ लोग इसमें एंगेज्ड हैं। चलिए, अगेन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स देख लो, ठीक है। ग्रोथ, माइनिंग एंड क्वायरिंग, टोटल हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 30% तक हमें, ठीक है, दे देता है टोटल जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड में फिजिकल ईयर 23 का है। उसमें माइनिंग एंड क्वायरिंग रखता है 2.3, मैन्युफैक्चरिंग 17%, 17.3, इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह 2.3, और जो कंस्ट्रक्शन है 8.1। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडस्ट्रियल है उसमें इंक्लूडेड है, जो आईआईपी है उसमें कंस्ट्रक्शन ऐड नहीं होता। चलिए, नेक्स्ट वन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनमें से इनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज टोटल जो वेटेज है इनका वो है 40.27 टोटल वेटेज आईआईपी में। अब उसका जो सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट का है 28.04, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है 19.85, फिर स्टील प्रोडक्शन का है 17.9, और ये सबसे कम है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस एक बार अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्विक रिवीजन के लिए आपको ये हेल्प करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वन इज वेटेज एज पर यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन में कुछ तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि यूज बेस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। प्राइमरी गुड्स 34.5, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स 17.22। हो सकता है कि ये सीक्वेंस पूछ ले, है ना, प्राइमरी गुड्स ज़्यादा है इंटरमीडिएट गुड्स से, ठीक है। फिर उसके बाद 12 पॉइंट है आपका कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है 15.33। बस इसको आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ना गैस पे चलेंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी आपकी जो सिर्फ आपके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह जाए बस। चलिए, वैसे ही हमारा बेस ईयर 2004-5 को हटा दीजिए, बचेगा हमारे पास बेस ईयर आईआईपी का 2011-12। आईआईपी माइनिंग देखिए, एक ही आइटम है माइनिंग में और 14.373 का वेटेज है। मैन्युफैक्चरिंग में 77.633 और इलेक्ट्रिसिटी में 7.99, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग में है 405 आइटम्स, टोटल 407 आइटम्स हैं आईआईपी में। चलिए, इसका करेक्ट सीक्वेंस असेंडिंग डिसेंडिंग ये क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, लास्ट में चलते हैं। एच एंड इंडिया 2023-24 की जो रैंकिंग आई है ना, उसमें बिल्कुल सोचने वाली बात है इंडिया के लिए। इंडिया का रैंक हो गया है जी 134, ठीक है, 193 नेशंस में। ये बात बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अपकमिंग एग्जाम में ये काम आएगा। और इस साल का जो टाइटल था ना वो क्या था, देखो 2023-24 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ग्रिड लॉक होता है ना कि आप जाम में फंसे हुए हो और उसको तोड़ना है। रीइमेजिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये इसका एक टैगलाइन था या टाइटल था। इंडिया 134th आया है रैंक इसमें, स्विट्जरलैंड आया है इसमें नंबर 1। चलिए, देखते हैं कि क्या इसमें खास है। इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.7 हो गया है, और इसमें जो पर कैपिटा इनकम था वो 6,951 यूएस डॉलर हो गया है। 12 मंथ में 6.3% इंक्रीज हुआ, ये तो अच्छी बात है। सो देर इज अ राइज इन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ा है 12.6। और वहीं मुझे पता है कि एचडीआई के जो 3 कंपोनेंट है वो आपको अच्छे से आते होंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। अब एचडीआई स्कोर कितना है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 0.644 स्कोर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लास्ट टाइम से थोड़ा सा ज्यादा था, 0.645 था, और उससे पहले वाला जो था 0.635 या 64 कुछ था, वो उससे भी अच्छा था। तो अभी 134 हो गया है, इससे पहले 132 था, ठीक है, और उससे पहले 2021 में 131 था। तो इंडिया बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है एचडीआई में। चलिए, तो हम लाई कर रहे हैं मीडियम डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट में।
चलिए, जब कोई रिजल्ट आता है तो सबसे पहले हम अपने घर की या अपने बच्चों के साथ साथ हम देखते हैं पड़ोसियों को कि पड़ोसियों का क्या हाल चाल है। श्रीलंका हमारे से बेटर स्थिति में है, 78 है रैंक। चाइना उससे भी बेटर है, 75। ठीक है, ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं ये दोनों, श्रीलंका एंड चाइना, बल्कि श्रीलंका में हाइपर इन्फ्लेशन से गुजरा है श्रीलंका। नेक्स्ट, भूटान 125, बांग्लादेश 129। हाँ जी, स्टिल दे आर इन बेटर पोजीशन, हमसे बेटर है। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश आर ऑल इन मीडियम। ठीक है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ गए। नेपाल 146, पाकिस्तान 164, पाकिस्तान 154 से 164 चला गया, ये भी पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। चलिए अब लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक हमें क्या अचीव करना है, 17 गोल अचीव करने हैं। और इंडिया का जो रैंकिंग था वो था 112। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट में 166 कंट्रीज में। चलिए, तो SDG 5 किससे रिलेटेड है, आंसर दे दीजिएगा आप। अब इसमें ये जो है ना, ये आपकी ये 17 गोल को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन्हीं गोल्स, हर गोल में इंडिया की अलग अलग, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग आई है। ठीक है, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी में कौन सा स्टेट आगे है, एंड हंगर में SDG 2 में कौन सा स्टेट आगे है। तो कुल कहने वाली बात यह है कि सिर्फ आप अगर 17 गोल भी याद करते हो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से अगर नहीं याद होता ठीक है, जो मेन मेन है वो तो याद रखिएगा। ठीक है, काम आ सकते हैं आपके। चलिए, तो टोटल हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ का जो डाटा था उसको याद किया। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक बार में याद नहीं होने वाली, बिल्कुल डेफिनेट है। तो इसको PDF डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल से, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, या एप्लीकेशन से कर लेना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चलिए, अपनी तैयारी जो है बिल्कुल तैयार रखिए। बेस्ट ऑफ लक जो जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं UGC की, और जो 29 मई, ठीक है, RPSC का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो दैट इज RPSC का एग्ज़ाम। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।